रिफ्लेक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, यहाँ लिखेंगे द ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, इसमें दो ही केसेस बनेंगे क्योंकि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के केस में जो हमारा इमेज है ना, इमेज हमेशा वर्चुअली बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेगुलर मीडियम, when the object lies in the rarer medium. When the object lies in the rarer medium, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाई करेगा, तो देखिएगा इसमें आपको डायग्राम किस तरह से बनाना है। और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए हम बात तो करेंगे कॉनकेव लेंस की, लेकिन हम कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे। तो कैसे देखा जरा, हमारे पास जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस ऐसे होता है, ये कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। अब ये तो एक पतला सा कॉनकेव लेंस है, अब इसी को बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके अगर हम देखें तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि इधर वाला जो मीडियम है दैट इज रेयर मीडियम, और इधर वाला जो मीडियम है, ये जो अंदर है, अंदर ग्लास है, ये डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो हमको जब कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की बात करनी है तो हम ये कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में लाई करेगा, तो रेयर मीडियम में जब ऑब्जेक्ट लाई करता है कॉनकेव के केस में, ऑब्जेक्ट आपका कहीं पर भी रखा हो, किसी भी पोजीशन में रखा हो, आपकी इमेज जो है वर्चुअली बनती है, ठीक है। तो याद करिएगा जो हमने कॉन्वेक्स में 4 केसेस देखे थे, चौथे केस की फिगर में आपको भेजनी भूल गया था, मैं आज भेज दूंगा, वो आप करना उसको कंप्लीट, उसके लिए 1-1.5 पेज जो है वो आप छोड़ दीजिए, खुद करिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ कर सकता हूँ मैं। तो आप ये देखना कि कॉन्वेक्स के केस में हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में लाई करेगा तो इमेज जो है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, इमेज अगर डेंसर मीडियम में बन रही है तो इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। क्या होता है कि लेंस के केस में अगर इमेज जो है वो इस तरफ बनती है, मतलब सामने वाली साइड, अपोजिट वाली साइड बनती है, तो इमेज बनती है रियल। तो हमने ये देखा था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक, पहला केस। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, 2 केस, ठीक। फिर हमने तीसरा केस देखा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो इस वजह से 4 केसेस थे। यहाँ कॉनकेव में बनती ही वर्चुअल है, तो रियल और वर्चुअल वाला तो क्लासिफिकेशन खत्म हुआ ना। यहाँ तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, रियल वाला केस ही नहीं है, तो इसलिए 2 केसेस देखने को मिलेंगे बस, ठीक है। तो व्हेन द इमेज इज इन रेयर, ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, तब मैं ये वाला सरफेस लूँगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, तब मैं ये वाला सरफेस लूँगा, ठीक है। तो ये मत कहना कि भाई इस वाले को आप कॉनकेव ले रहे हो, ये तो दिख रहा है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, लेकिन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम तब इसको क्यों ले रहे हो, ये तो कॉन्वेक्स नजर आ रहा है ना, उभरा हुआ। तो ऐसा नहीं सोचना है, हम ये देख रहे हैं कि पहले रे यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर रे यहाँ से बाहर निकल रही है, इसीलिए इस लेंस को मैग्नीफाई करके मैंने दिखाया है, समझ गए, ठीक है। तो हम पहला केस देख रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम। तो जब ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है तो आप इसका डायग्राम देखिएगा कैसे बनाएंगे। डायग्राम फिर आपका ऐसे बनेगा, ये वाला कॉनकेव सरफेस ही बनेगा, ठीक है। ये बनाइएगा एक प्रिंसिपल एक्सिस। आप यहाँ पर भी जो आपका प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस डायग्राम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। जो वहाँ पर मुझे ध्यान रखना होता था कि मुझे अगर वर्चुअल इमेज बनानी है तो वर्चुअल इमेज के केस में मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नज़दीक रखता था बोल के, ठीक है। और अगर यहाँ पर बनानी है वर्चुअल, यहाँ कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा दूर रख सकते हैं। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ जी गुड इवनिंग, हाँ जी चलो ठीक है, ओके।
ओके, अब ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा दूर रख दिया। चलिए, तो ऑब्जेक्ट को जहाँ पर हम रखते हैं उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओ। इस पॉइंट को हमने ओ बोल दिया। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट तो वही प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही जाएगी एक रे ऑफ लाइट, तो एक रे ऑफ लाइट अपने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग गुजार दी, ठीक है। और वो जो अलोंग गुजार दी उसको दिखाने की क्या जरूरत है, तो ऐसे चीज़ निकल जाएगी। तो दूसरी जो रे है उस दूसरी रे को दिखाओ ऐसे, ये ऐसे जा रही है। तो अब यहाँ पर आप एक नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है दैट इज टेकन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये हो गया। उसके बाद आप ये कहेंगे कि अब इधर तो हमारा रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इधर डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ2। फिर देखिएगा कि भाई अब ऑब्जेक्ट हमारा मतलब इधर रेयर में था, और यहाँ से अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो रे ऑफ लाइट सीधी जाती, ठीक है। लेकिन रेयर से डेंसर में जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। वैसे तो ये सीधी जाती है, ठीक है, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये यहाँ ऐसे मुड़ेगी, हल्की सी मुड़ेगी, समझ गए, ये हल्की सी मुड़ेगी, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हल्की सी मुड़ गई। अब हल्की सी जो मुड़ी है इससे क्या समझ में आता है भाई, इससे ये समझ में आएगा कि मेरा ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो मुड़ गई यहाँ पर, मुड़ने का मतलब तो भाई ये डाइवर्ज हो गई, ये तो फैल गई, फैल गई तो इसका मतलब ये तो सीधी सीधी जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से इधर मिलेगी ही नहीं। जब प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं मिलेगी तो भाई पीछे एक्सटेंड करो, तो पीछे एक्सटेंड करा, पीछे एक्सटेंड करा तो यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस से मिली, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे आई। यहाँ पर और ओ आई और सी तीनों के तीनों एक ही तरफ लाई कर गए। ये चीज़ सिर्फ समझने वाली थी इस डायग्राम में, समझ गए, ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप ये देखिएगा, ये जो ओ है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ये वही बनाता है जो पहले भी बना रहा था अल्फा। आई क्या बनाता है, बीटा, है। और ये जो नॉर्मल आ रही है ये नॉर्मल क्या बनाती है उसके साथ एंगल, गामा, ठीक। इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है, नॉर्मल ये वाली लाइन है, याद रखना, जो सी को अप्रोच कर रही है वो नॉर्मल है, कहीं इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ। तो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे, यानी कि ये बड़ा वाला एंगल, दिस इज योर आई, ये आई हो गया। रिफ्रैक्टेड रे, समझ गए, समझ गए, आई समझ में आ गया ना। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये जो छोटा सा एंगल है ये आर, और इस छोटे से एंगल को ना मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ। देखिए ये जो आ रही है इमेज तक ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये नॉर्मल है। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है एंगल, तो ये जो छोटा सा एंगल है इतना सा, इसको यहाँ पर भी आप आर बोल सकते हैं। जहाँ पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को मैं एन बोलता आ रहा हूँ लगातार। एन से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, इसको मैंने एम बोल दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं, सबसे पहले मुझे चाहिए होता है भाई एन ओ सी, ट्राइंगल एन ओ सी और ट्राइंगल एन आई सी, ठीक है। तो ट्राइंगल एन ओ सी और ट्राइंगल एन आई सी चाहिए, तो एन ओ सी मिल गया, एन ओ सी और एन आई सी ये भी मिल गया। इसमें आप वही लगाइए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और यहाँ से मुझे आई और आर की वैल्यू निकालनी है। फिर वही सिंस ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, इसलिए अल्फा इज इक्विवेलेंट टू 10 अल्फा, बीटा इज इक्विवेलेंट टू 10 बीटा, है ना। इस तरीके से करेंगे, फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो जरा ट्राइंगल एनओसी में करके देखो क्या होगा। 1 मिनट दो मुझे बस, 1 मिनट दीजिए, और आप जरा ये करके देखो ट्राइंगल एनओसी में और एनआईसी में आई और आर की वैल्यू क्या निकलेगी, और वो मुझे बता दो क्या निकलेगी। 1 मिनट में आ रहा हूँ।
आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, आर की गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा। अभी देख कर बताता हूँ, चेक कर। देखिए भाई आई की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, बताता हूँ, आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा। ठीक है, यही है। ठीक, अब जरा चेक कर लो कि कैसे गड़बड़ कैसे हुई है। जरा देखना, इन ट्राइंगल एनओसी, इन ट्राइंगल एनओसी, और हम क्या लगाते हैं यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो भाई ट्राइंगल एनओसी में जरा देखना, ये है छोटा सा, ये एनओसी। तो एनओसी में जो बाहर निकलती हुई जो लाइन है वो ये है गामा, तो एक्सटीरियर एंगल तो गामा हो गया। इसके बराबर वाले एंगल को भूल जाओ। ठीक, अब ये इंटीरियर अपोजिट एंगल एक तो आई हो गया और एक हो गया ओ हो गया। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल तो गामा, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, गामा माइनस अल्फा। आई की वैल्यू हो गई गामा माइनस अल्फा। ठीक, अच्छा जी, तो ये तो ट्राइंगल एनओसी की कहानी हुई। अब आ जाइए ट्राइंगल एनआईसी में। इन ट्राइंगल एनआईसी, तो ट्राइंगल एनआईसी में, एनआईसी में भी मुझे एक्सटीरियर एंगल गामा ही नजर आ रहा है और इंटीरियर एंगल आर है और बीटा है। तो गामा इज इक्वल टू आर, सॉरी, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। ये भी वही एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी। ठीक, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, गामा माइनस बीटा। आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, तो हमारे पास आर की वैल्यू, आई की वैल्यू गामा माइनस अल्फा, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा। ये हो गया। उसके बाद फिर वही सिंस ऑल द रेज आर पैरेलल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पर हमारे पास आई, आर, अल्फा, बीटा, गामा सारे के सारे बहुत छोटे छोटे हैं, पैराक्सियल रेज हैं। तो ये सारे के सारे एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं। जब सारे के सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं तो इसका मतलब वही अल्फा इज इक्विवेलेंट टू tan अल्फा। tan अल्फा फिर वही बन जाएगा एन एम अपॉन ओ एम। तो tan अल्फा क्या हो गया, देखिए एन एम अपॉन ओ एम, रटा रटा है, हर एक में वही आ रहा है, एन एम अपॉन ओ एम, एन एम अपॉन ओ एम। और जो m है, m इज वेरी क्लोज टू b, तो वही लाइन जो हर डेरिवेशन में हम लिख रहे हैं, m इज वेरी क्लोज टू सर मैं थोड़ा लेट हो जा रहा है, एक बार दोबारा समझा दोगे? अभी बता रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ बस। तो ये हो गया nm अपॉन op, nm अपॉन op। हमने ये कहा व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। रेयरर का मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया μ1, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया μ2। ठीक है, मैं जरा दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट इसको कंप्लीट करिए, डेरिवेशन को कंप्लीट करो ऑन योर ओन। ठीक, जरा देखिएगा, हमने ये कहा कि यहाँ पर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। ठीक, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने रखा, ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया यहाँ पर O वाले पॉइंट पर, O मतलब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे गुजरी, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जो अलॉन्ग गुजरती है ना, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती कहीं पर भी, वो सीधी निकल जाती है, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक रे ऑफ लाइट ऐसे दिखा दी एट एन एंगल। तो ये ऐसे गई यहाँ पर, इसने जब यहाँ पर इस सरफेस पर स्ट्राइक करा, तो अगर कायदे से देखा जाता तो ये कायदे से रे ऑफ लाइट ऐसे जाती सीधी, लेकिन यहाँ पर इसी पॉइंट पर मैंने नॉर्मल ड्रॉप करा, तो ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो सी तक जा रही है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो जो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर जो हम ड्रॉ करते हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मिलती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ तक समझ गए? ये तो यहाँ तक समझ में आ गया कि मैंने एक रे ऑफ लाइट तो ऑब्जेक्ट से ली, वो यहाँ पर इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, और ये क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया तो इसी पॉइंट पर मैंने नॉर्मल ड्रॉप करी, और वो जो नॉर्मल है वो जहाँ पर मिलेगी दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये समझ गए? अरे इतना समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद देखो कि जब हम रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं तो रेयरर से डेंसर में जाने का मतलब क्या है कि काइटे से तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, लेकिन जब डेंसर में जा रही है तो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंड कर जाएगी, तो इसलिए ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी। इसको समझने के लिए चाहे तो लिख लो रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये इसका सीधा पार्ट था, ये इंसिडेंट रे का सीधा पार्ट था ये वाला, तो ये दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, ये मैंने बता दिया, ये आपको समझाने के लिए बनाया था कि वो अपने मेन पार्ट से थोड़ी सी झुक गई नॉर्मल की तरफ, तो ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ, नॉर्मल वाली जो सी तक जा रही है वो नॉर्मल रे है, तो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। तो मैंने कहा कि ये आर है किसके बीच में बन रहा है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। तो अगर मैं इस रिफ्रैक्टेड रे को देखूँ आगे कहाँ तक जा रही है तो ये ऐसे फैलती चली जाएगी, ऊपर जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं मिली नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगी तब इमेज बनेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलाने के लिए मैंने क्या करा कि ये यहाँ तो मिलेगी नहीं तो इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो दूसरी डॉटेड लाइन आ रही है इसको यहाँ तक मिलाया, तो ये जिस पॉइंट पर बन रही है वहाँ हमारी इमेज बन जाएगी, उसको मैंने आई से रिप्रेजेंट कर दिया कि इमेज आई यहाँ पर बन गई। अब ऑब्जेक्ट बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, इमेज बनाती है बीटा एंगल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि नॉर्मल वाली लाइन बनाती है गामा एंगल। ठीक है, ये हमको याद रखना है, अल्फा बीटा गामा इस तरह से बनते हैं। ऑब्जेक्ट बनाता है अल्फा, इमेज बनाता है बीटा, और नॉर्मल रे बनाती है गामा एंगल। ये क्लियर हो गए तीनों एंगल? यस सर। हाँ जी, उसके बाद मैं बात करूँगा ट्राइंगल एनओसी की, एनओसी। तो एनओसी ट्राइंगल में हम ये देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है गामा, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो आई प्लस अल्फा। सिर्फ एनओसी पर कंसंट्रेट करिए, एनओसी, तो गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस अल्फा। सिमिलरली ट्राइंगल एनआईसी, एनआईसी जरा पतला सा ट्राइंगल है, ध्यान देना, एनआईसी, तो एनआईसी में एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर भी गामा है, ये आईसी बाहर निकल रहा है, एक्सटीरियर एंगल गामा, और इंटीरियर अपोजिट एंगल आर प्लस बीटा, तो गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, गामा प्लस बीटा, तो मुझे आई और आर की वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है, तो चले आगे। सर अगर हमें आई और आर की वैल्यू निकालनी थी, अच्छा ठीक है सर, आ जाए। ये हो गया। अच्छा, अवंतिका क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये मैं नहीं पहचान पा रहा भाई, गैलेक्सी गुनीत है क्या? गैलेक्सी J7 गुनीत है क्या? गैलेक्सी J7 किसके पास है? गुनीत के पास है? नहीं, या फिर खुशी नहीं है? खुशी, चलिए। तो हमने ये कहा कि सारे के सारे जो रेज हैं उनको हम पैरा एक्सियल मानते हैं, जितनी भी रेज हैं उनको हम मानते हैं पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल मतलब इस एक्सिस के बहुत नज़दीक है, नज़दीक है जब सारी रेज एक्सिस के, तो ये अल्फा बीटा गामा आई आर ये सब बहुत छोटे छोटे एंगल्स बनेंगे, और जब ये सारे एंगल्स छोटे छोटे होते हैं तो वही अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो जब tan अल्फा है तो tan अल्फा साफ दिखाई दे रहा है, nm अपॉन OM। सिंस m इज़ वेरी क्लोज टू p, तो मैं इस OM को OP बोल दूंगा, तो इसलिए मैंने इसको OP बोल दिया। ये तो हो गया अल्फा। फिर बात करेंगे बीटा की। बीटा क्या है, tan बीटा। अब tan बीटा क्या है, ये रहा बीटा, तो ये tan बीटा क्या हो जाएगा, बीटा के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, मतलब nm इज परपेंडिकुलर। अच्छा, वेदांत, ओके। ठीक है, तो ये हो गया tan बीटा। तो tan बीटा क्या हो गया बेटा, nm अपॉन im, nm अपॉन im
और m इज वेरी क्लोज टू p तो nm अपॉन ip। इसी तरह से गामा इज इक्विवेलेंट टू tan गामा, और tan गामा क्या हो जाएगा nm अपॉन cm। फिर वही m इज वेरी क्लोज टू p तो cp बोल दो इसको, cm बोलो या cp बोलो, हम कहेंगे m और p दोनों बहुत क्लोज हैं। तो यही प्रोसीजर हम हर एक में फॉलो करते आ रहे हैं। फिर हम नोट करेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रहे हैं। तो 1/2 is equal to sin I upon 1/2 is equal to sin I upon sin R। ये हो गया। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, μ2 upon μ1, μ2 upon μ1 is equal to sin I upon sin R। तो sin I को क्या लिख दो, I ही लिख दो, और sin R को क्या लिख दो, R ही लिख दो। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिए बिकॉज एंगल बहुत स्मॉल है, पहले लिख दिया ना, आई आर अल्फा बीटा गामा सारे एंगल बहुत स्मॉल है। तो sin I is equivalent to I, similarly sin R is equivalent to R। sin I के इक्विवेलेंट और sin R के इक्विवेलेंट। ठीक, अब क्या करा, हो गया, कर लिया। अभी देख लेना सही करा है कि नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा भाई, μ1 into I is equal to μ2 into R। μ1 into I is equal to μ2 into R। अब वैल्यू डाल देंगे, I की वैल्यू और R की वैल्यू। I की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ गामा माइनस अल्फा, R की वैल्यू गामा माइनस बीटा। तो यहाँ पर डालेंगे वैल्यूज को। ये मिटा रहा हूँ ये वाला पोर्शन इधर से। तो μ1 into I की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा। ठीक है सर। हाँ जी, सर ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u है क्या? हाँ यही है, बिल्कुल यही है। ओके सर। हाँ, इसका डेरिवेशन यही आ रहा है। यही आ रहा है तुम्हारा भी खुशी, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। नहीं, यही है। चलो चेक कर लेना एक बार। अच्छा, अब μ2 की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी r की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा। वैल्यूज डालिए। गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू nm अपॉन cp, nm अपॉन cp। अल्फा की वैल्यू कितनी है, nm अपॉन op, nm अपॉन op। ठीक है, इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा। तो फिर से गामा की वैल्यू nm अपॉन cp माइनस बीटा nm अपॉन ip। अब न्यूमरेटर में nm कॉमन ले लो, nm ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन op इज इक्वल टू μ2। फिर इधर भी nm कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन cp माइनस 1 अपॉन ip। फिर nm से nm कैंसिल आउट हो गया। अब इस तरफ कर रहा हूँ उसको मैं। देखिए μ1 इंटू μ1 अपॉन cp माइनस μ1 अपॉन op इज इक्वल टू μ2 अपॉन cp माइनस μ2 अपॉन ip। ठीक है, अब ये जो cp वाला है, cp वाले को उधर ले जाओ और इसको जो है ip वाले को इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा μ2 अपॉन ip माइनस μ1 अपॉन op इज इक्वल टू μ2 अपॉन cp माइनस μ1 अपॉन cp। हाँ जी, तो μ2 अपॉन ip, μ2 अपॉन ip। ip क्या है, i से लेकर p तक का। तो i से लेकर p तक का इमेज डिस्टेंस होता है v, और सब कुछ लेफ्ट में ही है यहाँ पर, तो सारे माइनस पे ही आएंगे। तो μ2 अपॉन माइनस v
माइनस u1 अपॉन OP, यानी कि ऑब्जेक्ट से पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस तो u, वो भी लेफ्ट साइड में, तो माइनस का u, तो ये हो गया माइनस का u इज इक्वल टू इधर u2 माइनस u1 अपॉन माइनस का r। तो इधर भी माइनस, सारे माइनस। हमने ये करा माइनस ले लिया कॉमन, तो ये बचा बेटा mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस mu2 माइनस mu1 अपॉन r। माइनस से माइनस कट गया, हो गया रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम। ठीक, इमेज फॉर्म्ड तो हमेशा वर्चुअली बनेगी, क्योंकि कॉनकेव स्फेरिकल लेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मैं बात करूँगा व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है कि हमने जो ये सरफेस है, ये सरफेस ऐसी नहीं बनाने वाला। सरफेस में ऐसी बनाऊंगा कि लगेगा आपको धोखा कि भाई ये कॉन्वेक्स है। कैसे कि भाई हमने फिर से बता रहा हूँ मैं कि ये हमारा लेंस है, तो लेंस हमारा ये है कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। तो जब रेयर मीडियम इधर है और डेंसर मीडियम इधर है, ठीक है, तब यही हमारा ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस कहलाएगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है डेंसर मीडियम में, और हम यहाँ से इमेज मतलब रेज को लेकर जा रहे हैं डेंसर से रेयर में। तो जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो फिर हमारा सरफेस देखने में कॉन्वेक्स वाला लगेगा। ठीक, तो मैं अब ऐसा सरफेस बनाऊंगा और अब देखते हैं कैसे बनेगा। मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से, और ये वाला डेरिवेशन पूरा टोटली आपको ही करना है। डेंसर से रेयर, हाँ, डेंसर से रेयर। अब डेंसर से रेयर में जाना है, तो आप यहाँ पर लिखें द ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम। सेकंड केस है the object lies in the denser medium. The object lies in the denser medium. तो अब ऐसा बनाएंगे सरफेस, क्योंकि डेंसर में है ना वो ऑब्जेक्ट, तो अब हमको सरफेस दिखेगा कॉन्वेक्स जैसा है। कॉनकेव लेंस का पार्ट है, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस वाली हेडिंग में पढ़ रहे हैं इसको। ये हो गया, दिस इज योर पोल। और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पर भी रखिए, क्योंकि इमेज तो मुझे पता है वर्चुअली बननी है। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिए। एक रे ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, उसको तो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो डेविएट ही नहीं होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे इनने बना दी, ऐसे बनाई, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाऊंगा। तो नॉर्मल जहाँ पर मीट करती है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सी हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जरा सोचो कि ये डेविएट किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पर अब ना डेंसर मीडियम में हूँ। डेंसर का मतलब mu2, डेंसर का मतलब अभी अक्षर, डेंसर का मतलब mu2 लेना है। हाँ, मैं mu2 लेगा। ठीक है, तो डेंसर का मतलब mu2 और रेयरर का मतलब mu1। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। तो अगर यहाँ मीडियम चेंज ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाती सीधी। ठीक है, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है। तो मीडियम चेंज होने का मतलब क्या है कि जब डेंसर से रेयर में जाते हैं तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट जो है आपकी वो नॉर्मल की तरफ झुकने की बजाय नॉर्मल से दूर भागेगी, ऐसे इट विल मूव। ये इसका सीधा पाथ था, ऐसे जाती है। ठीक है, और नॉर्मल ये है, अगर नॉर्मल की तरफ झुकना होता तो ये इस रे के इस तरफ हो जाती, नॉर्मल से अवे जा रही है तो उस तरफ चली जाएगी, तो ऐसे इस तरफ चलेगी। और इस तरफ जाने से क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि भाई ये मिलने वाली तो नहीं, बिल्कुल ये मिलने वाली नहीं है यहाँ पर, तो इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसको पीछे एक्सटेंड करा, ऐसे ऐसे करा, तो भाई यहाँ पर आपकी इमेज बन गई। ठीक है, अब ये मिटा दो आप कि भाई ये तो हमने डॉटेड लाइन वो बनाई थी कि अगर कोई चेंज ऑफ मीडियम ना हो रहा होता तो। अब जरा देख लो, इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ में, इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रही है वो एंगल आई है। ठीक है, हाँ जी बोलो सर। जब आपने लाइन पीछे खींची है इमेज की, सर उसको हम नॉर्मल की तरफ बेंड भी तो कर सकते हैं, फिर आगे जाके वो दूसरी जगह इमेज बन जाएगी।
ये जो है ना ये नॉर्मल की तरफ ये कैसे बेंड हो होगी गया? अवे फ्रॉम नॉर्मल में चाहिए क्योंकि हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं ना, तो कायदे से तो आपका रे ऐसे जाना चाहिए था, कायदे से तो रे ऐसे जाता अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता। हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, लेकिन अब रेयर में आ गए तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ये है हमारी, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस अच्छा पाथ ओके सर, ओके 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 ओके। हाँ, तो ये मैंने हटा दिया यहाँ पर। अब जरा देखो कि ये हमारी नॉर्मल वाली लाइन है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा है वो आई हो गया, और इसी तरीके से नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका जो एंगल बन रहा है ये आर हो गया। आर एंगल समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी। तो आर यहाँ पर हमारा इस तरीके से बन गया। अब इमेज जो एंगल बनाती है वो क्या होता है? बीटा। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाता है वो होता है अल्फा, और ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल ये हो जाएगा गामा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मैं एन बोलता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ ऐसे, पी को इस तरफ लिख लो। परपेंडिकुलर जहाँ ड्रॉप करते हैं इस पॉइंट को बोल देते हैं एम। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारे पास वो सारे के सारे मतलब पैरामीटर्स आ गए ना जो चाहिए थे। ट्रायंगल भी मेरे को मिल गया, एन ओ सी। देखो जरा, एन ओ सी ये ट्रायंगल मिल गया, एन आई सी ये वाला ट्रायंगल भी मिल गया। ठीक, अब देखिएगा क्या करेंगे भाई, एन ओ सी ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एन ओ सी खुद करने वाले थे। करो। हाँ जी, आगे का खुद करिए जरा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ ट्रायंगल एनओसी में, ट्रायंगल एनआईसी में। करिए, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं, आकर देखता हूँ जरा। ऑनलाइन वाले भी करें भी जरा, खुद निकालें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आई की और आर की वैल्यू निकालें। मैं आ रहा हूँ जरा 2 मिनट में। ओके सर।
बता दो मुझे दिख रहा है बता दो मुझे। तो एक तो आई की वैल्यू बताइए क्या है अल्फा प्लस बीटा आई की सर आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा आर की वैल्यू बता दो। बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा है आर के बीटा प्लस अल्फा कैसा है बीटा प्लस गामा अपनी राइटिंग से खुद ही कंफ्यूज हो गए मुझे लग रहा है। चलिए उसके बाद मुझे अगर फाइनल डेरिवेशन तक पहुंच गए तो वो बता दो नहीं सर अभी पहुंचो फटाफट। सर u2 minus u1 upon r u2 upon u minus u1 upon v दोबारा बोलना the mu2 minus mu1 upon r is equal to mu2 upon u minus mu1 upon v देख के बता दो एक मिनट u2 upon u minus mu1 upon v ठीक है इज इक्वल टू mu2 minus mu1। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लेना दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लेना। ठीक है आपका भी यही आ रहा होगा ना यस सर mu2 सर minus माइनस कॉमन लेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव में यार मैं बता रहा हूँ अभी मैं भी बता रहा हूँ पहले बाकी कर लें जरा 2 मिनट रुको। सर आप ये कह रहे हो कि mu1 minus mu2 upon r is equal to mu1 upon v minus mu2 upon u आएगा यस ये कह रहा हूँ मैं अगर दोनों तरफ तुम माइनस कॉमन ले लोगे ना तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो तुम्हारा यही आ रहा है रिजल्ट। हाँ सर हो गया हाँ अवंतिका तुम भी देख लो एक बार। हो गया रुद्राक्ष सर यहाँ तक आ गया चलो चलो करो फटाफट एनएम कॉमन ऑनलाइन वाले फास्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर समझता हूँ आज की टॉपिक है आईटी ये आ गया mu1 minus mu2 upon r is equal to mu1 upon v minus mu2 upon u सही सही आ गया हो गया भाई mu1 minus mu2 upon r equal to mu1 upon u minus mu2 upon v mu1 upon u है क्या ये नहीं है mu1 upon v v है mu1 upon v देखो क्या मिस्टेक है हाँ बताओ तो क्या हो गया अब देखो पता है क्या गड़बड़ होती है तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ होती है इधर भी पीसी है इधर भी पीसी है लेकिन यहाँ मतलब 2 पीसी है लेकिन यहाँ पर एक ही पीसी है तो पता नहीं क्या कर देते हो तुम भूल लग गया अब वैल्यू डालो ना पीसी की वैल्यू क्या है सर माइनस आने तो प्लस आ रहा है मेरा देखो एक बार अभी आ रहा है समझ आ रहा यहाँ से आप क्या कर रहे हो
म्यू1 अपॉन यू, ये प्लस का हो गया, ये म्यू1 माइनस म्यू2 छोटी मात्रा माइनस को हम लोग होगा म्यू1 माइनस म्यू2 को मार्क अच्छा बता रहा हूँ हम ना, मैं दोनों तरफ माइनस कॉमन लेने के लिए भी क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना, अब ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है लेंस मेकर्स फार्मूला, सुना होगा। और फिर लेंस मेकर्स फार्मूला से आपको थिन लेंस फार्मूला डिराइव करने के लिए आएगा, वो छोटा सा ही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लेंस मेकर्स फार्मूला के लिए ये जो फार्मूले हम डिराइव कर रहे हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि कब हमारी इमेज रियल बन रही है, कब हमारा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, कब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से मैं वो माइनस लेने के लिए बोल रहा था। पहले तो मुझे ये बता दो आई की वैल्यू कितनी थी, बताइए। अल्फा प्लस गामा, ठीक है, अल्फा प्लस गामा हो गई आई की वैल्यू। उसके बाद आर की वैल्यू कितनी थी, बीटा प्लस गामा। हमारे पास आई और आर की वैल्यू तो ये हो गई। फिर अब हम डेंसर से रेयर और मीडियम में जा रहे हैं। डेंसर से रेयर में जाने का मतलब अब मेरे को लिखना है 2μ1, ठीक है, ये गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो अब मैं डेंसर से रेयर में जा रहा हूँ, तो 2μ1 का मतलब क्या होगा, 2μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि रेस पैरा एक्शियल है तो हमारे सारे के सारे एंगल्स जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं। जब एंगल्स छोटे हैं तो साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर। 2μ1 को मैं क्या लिखूंगा, μ1 अपॉन μ2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू आई अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो μ1 इंटू आर इज इक्वल टू μ2 इंटू आई। उसके बाद देखिएगा कि ये जो μ1 है, इस μ1 को μ1 रहने दो, आर की जगह ये वैल्यू डालिए बीटा प्लस गामा, ठीक है। μ2 को μ2 रहने दो, आई की जगह वैल्यू डालिए, आई की जगह अल्फा प्लस गामा, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हर एक केस में ये देखते आ रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू सबकी सेम ही आ रही है। 6 की 6 डेरिवेशन में, छठी डेरिवेशन हम कर रहे हैं तो सब में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सेम ही आ रही थी, तो यहाँ पर भी सेम ही है। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर वैल्यू डालिए, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा यानी कि tan बीटा nm अपॉन आई पी, nm अपॉन आई पी। तो μ1 इंटू nm अपॉन आई पी, ठीक है। और प्लस का साइन है गामा, गामा की वैल्यू है nm अपॉन सी पी, ठीक है, nm अपॉन सी पी इज इक्वल टू μ2, अल्फा की वैल्यू nm अपॉन ओपी, nm अपॉन ओपी प्लस nm अपॉन सी पी, है ना। nm कॉमन ले लो, nm कॉमन लोगे 1 अपॉन आई पी, साथ के साथ वैल्यू भी दिया। चलो अभी रुक जाओ, म्यू अंदर ही डाल दो, 1 अपॉन आई पी, रुक जाओ, 1 अपॉन सी पी, 1 अपॉन सी पी, ये हो गया, nm से कट गया nm, मल्टीप्लाई करिए, μ1 अपॉन आई पी प्लस μ1 अपॉन सी पी इज इक्वल टू μ2 अपॉन ओ पी प्लस μ2 अपॉन सी पी, ये हो गया। अब क्या करिए, सी पी वाले को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो μ1 अपॉन आई पी माइनस μ2 अपॉन ओ पी, ठीक है, और μ2 माइनस μ1 अपॉन सी पी डायरेक्ट लिख दूँ,
ठीक है। अब जरा देखिए आई पी क्या है, तो डिस्टेंसेस आर ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, तो पी से आई की तरफ लेफ्ट की तरफ जाना है तो इसका तो माइनस का v है ना, तो u1 अपॉन माइनस का v माइनस u2 अपॉन OP जो है वो भी लेफ्ट में है, तो माइनस का u इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं mu1 माइनस mu2 बना रहा हूँ, इसको और माइनस ले रहा हूँ कॉमन, ठीक है, और r हमारा पॉजिटिव है क्योंकि ये इस तरफ है। अब आप ये कहेंगे ये क्यों कर रहे हो, ऐसे ही रहने तो mu2 माइनस mu1 बताता हूँ अभी, ठीक। अब देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस ले लिया कॉमन, ये बन गया mu1 अपॉन u माइनस mu2 सॉरी mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस mu1 माइनस mu2 अपॉन r, माइनस से माइनस कर दिया तो mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन u इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 अपॉन r, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, अब आपने जो 6 के 6 डेरिवेशंस देखे, एक बचा हुआ है जो आपके लिए है, वो भी होमवर्क में भेजूंगा अभी, तो उसमें आपने ये देखा कि ऑब्जेक्ट या तो रेयर मीडियम में या ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, ठीक है। अब इमेज रियल बने वर्चुअल बने मैं नहीं जानता, ऑब्जेक्ट अगर हमारा रियल मीडियम में है तो आप जरा पहला वाला डेरिवेशन देखें, ऑब्जेक्ट लाइज इन द रियल मीडियम, इमेज फॉर्म इज रियल, ठीक है। तो रिजल्ट क्या था, mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट अगर रियल में है, ऑब्जेक्ट अगर रियल मीडियम में है तो हमारा रिलेशन आ रहा है mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r, अगर ऑब्जेक्ट रियल मीडियम में। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव सब उठाकर देख लो, तो ऑब्जेक्ट इन रियल मीडियम इमेज फॉर्म इज रियल, यही है, ठीक है। सेकंड था हमारा ऑब्जेक्ट इन रियल मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, तब भी यही था mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u, mu2 माइनस mu1 अपॉन r। जब ऑब्जेक्ट रियल मीडियम में है तो इमेज आपकी रियल बने वर्चुअल बने, आपका कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस हो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, आपका रिलेशन यही आ रहा है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में है, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो कुछ भी बने, इमेज रियल वर्चुअल कैसा भी, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, रिलेशन आपको यही प्रूव करना होगा, mu1 अपॉन v माइनस mu2 अपॉन u इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 अपॉन r, ठीक है। क्योंकि अब मैं बार बार ये केसेस बना बना कर नहीं देखूंगा, अगर लेंस मेकर्स फार्मूला में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, लेंस मेकर फार्मूला में मैं पूरे के पूरे कंप्लीट लेंस में दिखाऊंगा कि पहले लाइट आई, लाइट आने के बाद लेंस के अंदर एंटर हुई, फिर लेंस के अंदर जो इमेज बनी वो जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी बाहर निकलने वाली उसके रे के लिए, ठीक है। तो उस केस में बस मुझे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो mu2 पहले mu1 बाद में, mu2 पहले mu1 बाद में, v u r सीक्वेंस ये, ठीक है, v u r बस यही सीक्वेंस रहेगा। ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो 1 पहले और 2 बाद में, तो mu1 mu2 mu1 mu2, ठीक है। बस ये करना है, उसको आपको रिवर्स कर देना है। तो ये आप सारे के सारे लर्न कर लो, और आपकी नेक्स्ट क्लास परसों है, ठीक है। परसों के अगले दिन मैं आपको परसों ही बता दूंगा, आप 2 दिन इसको प्रैक्टिस कर लो। आपका सिर्फ इन्हीं का टेस्ट लूँगा मैं, ये जो 6 हैं इनमें से कोई भी आपको 2 केस बता दूंगा, अगर 2 केस आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको परसों एक चीज़ डिस्कस कर लूँगा, इनको बिल्कुल पक्का कर लो आप, ठीक है। इनमें कुछ भी घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, ठीक। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं। फोटो भेजना उसकी, हाँ, उसकी फ़ोटो ना मैं अभी भेज रहा हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाता है वो, ये आपको करना है। हमारा ये था ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, ठीक है।
ओके जी ओके।